हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सब्जेक्ट फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर राइट्स के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो अधिकार हैं उनकी विभिन्न परिभाषाएं देखी थी और उसके बाद उसको समझा था और उसके लक्षण या तत्व देख लिए थे। आज हम देखेंगे कि थ्योरीज ऑफ राइट्स यानी अधिकार संबंधी विभिन्न सिद्धांत क्या क्या हैं। अधिकार का संबंध व्यक्ति, समाज और राज्य तीनों से रहता है। इसी दृष्टिकोण को लेकर अधिकार के विभिन्न सिद्धांत विकसित हुए हैं। ये सिद्धांत ये बतलाने का प्रयास करते हैं कि इन तीनों का अधिकार से क्या संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत यानी नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स। ये क्या कहता है अधिकारों के बारे में? अधिकारों का यह सिद्धांत काफ़ी प्राचीन है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को प्रकृति द्वारा ही कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये उसके प्रकृति द्वारा ही प्रदत्त या जन्मजात अधिकार हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन का प्रारंभ होने के पूर्व ही मनुष्यों को प्रकृति की ओर से अधिकार प्राप्त थे। भाई ऐसा तो है नहीं कि मनुष्य है वो स्टार्टिंग से ही राज्य और समाज में रह रहा है। एक ऐसा टाइम भी था जब मनुष्य समाज और राजनीतिक जीवन के प्रारंभ होने से पहले आदिम अवस्था में रहा करता था, जिसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो उस अवस्था को प्राकृतिक अवस्था बोला जाता है। प्राकृतिक अवस्था की बात जब भी पॉलिटिकल साइंस में कोई थिंकर करता है, इसका मतलब ये है कि वो कल्पना कर रहा होता है कि जो राज्य का निर्माण हुआ है, आज जैसे हम देखते हैं ना कि विभिन्न राज्य हैं। राज्य पॉलिटिकल साइंस में अगर कैपिटल एस है स्टेट में, तो उसका मतलब है कि देश के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे इंडिया है, अमेरिका है, तो ये अलग अलग राज्य हैं। तो इनका जन्म हुआ उससे पहले कैसे लोग रहते थे। अब जैसे हम हिस्ट्री में देखते हैं, पहले मनुष्य आदि मानव की तरह रहता था, जंगलों में रहता था, घूमता फिरता रहता था। कोई किसी की कोई पक्की ज़मीन नहीं थी, कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं थी। सबका सामूहिक रूप से मिल बांट कर खाते थे, शिकार करते थे, कंदमूल फल खाकर ही गुजारा कर लेते थे। तो ये सब क्या है कि ये प्राकृतिक अवस्था थी। जब राज्य का जन्म नहीं हुआ, राजनीतिक जीवन मनुष्य का प्रारंभ नहीं हुआ, जैसे अब अधिकार हैं, कानून है, जो भी राज्य के नियम हैं, उनसे पहले जो मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहा करते थे वो कैसे रहते होंगे, ये कल्पना करते हैं, क्योंकि किसी थिंकर ने ये देखा नहीं है, वो सिर्फ कल्पना करते हैं। तो अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत क्या कहता है कि जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहा करता था, जब राज्य का जन्म ही नहीं हुआ था या समाज नहीं बने थे, तभी प्रकृति से मनुष्य को कुछ अधिकार मिले थे। मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्रकृति से ही कुछ अधिकार मिले हैं। जैसे जिस प्रकार व्यक्ति से उसकी त्वचा का रंग अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार उसके अधिकार उससे अलग नहीं किए जा सकते। जीवित रहने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आत्मनिर्णय का अधिकार, कुछ ऐसे जन्मजात अधिकार हैं जिनको प्राप्त करने तथा सुरक्षित रखने का अधिकार मनुष्य को जन्म से ही प्रकृति से प्राप्त है। अब कोई राज्य है वो ये लिख देता है कि भाई आपको जीवन जीने का अधिकार नहीं है, तो क्या ये सही होगा? नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन जीने के लिए, अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए तो राज्य का जन्म करते हैं, समाज का जन्म होता है। तो अगर राज्य और समाज उससे उसका जीवन छीनना चाहे तो व्यक्ति उनके अगेंस्ट जाता है कि भाई आप हमसे हमारा जीवन या फिर मतलब मृत्युदंड देना चाहें बिना किसी बात के, तो ऐसा राज्य नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसे अधिकार हैं जो मनुष्य अपने साथ लेकर पैदा हुआ है। अब मनुष्य को जीवित रहने का अधिकार है, अपनी स्वतंत्रता का है, खुद के निर्णय खुद लेने का अधिकार है। अगर राज्य उसके अधिकार छीनने लग जाएगा तो फिर वो राज्य उसके खिलाफ विद्रोह होगा और हो सकता है विद्रोह करके व्यक्ति अपनी बात मनवा ले, लेकिन ऐसे अधिकार वो स्वीकार नहीं करेगा। तो यही प्राकृतिक सिद्धांत के जो थिंकर्स हैं जिन्होंने प्राकृतिक सिद्धांत दिया अधिकारों का, वही कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को प्रकृति से ही, जन्मजात से ही कुछ अधिकार मिलते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए और जिनको रखने का अधिकार मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त है, प्रकृति ने दिया है। मनुष्य इन अधिकारों का उपभोग समाज या राज्य की स्थापना के पूर्व से ही कर रहा है, अतः इनके उपभोग में समाज या राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। प्राचीन काल में यूनानी दार्शनिकों और मध्यकाल में रोमन विचारकों ने प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा की है। सिसरो ने कहा था कि अधिकार हैं प्रकृति की देन है, इन्हें सिद्ध या साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 17वीं व 18वीं शताब्दी में सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थकों होब्स, लॉक और रूसो ने प्राकृतिक अधिकारों का प्रबल समर्थन किया। यह आप जब 3rd ईयर में हो जाएंगे तब पढ़ेंगे कि होब्स, लॉक, रूसो तीनों थिंकर्स ने प्रकृति से हमें कुछ अधिकार मिले हैं ऐसी बात कही है। होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार उसकी शक्ति का ही दूसरा नाम थे। उसके शब्दों में प्राकृतिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति की अपनी शक्ति की स्वेच्छानुसार प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। मतलब होब्स ने क्या कहा? होब्स ने कहा कि प्राकृतिक अधिकार का मतलब व्यक्ति अपनी शक्ति, जितना वो शक्तिवान है, जितना वो शक्तिशाली है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करे, यही उसका अधिकार है। लोक ने अधिकारों के विषय में लिखा है कि समाज के संगठन के पूर्व मनुष्य प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग करता था। लोक पहला उदारवादी लेखक है जो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन करता है।
जो आप जॉन लॉक के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति कि मनुष्य है वो अपने जीवन का अधिकार यानी उसको जीने का अधिकार है, वो स्वतंत्रता का अधिकार है और उसको अपनी संपत्ति जो उसने अर्जित की है, जैसे मान लो एक बार भूमि सबकी थी, जो प्रकृति ने संपत्ति दी है उसमें मनुष्य अपना श्रम मिला देता है। जैसे एक भूमि है, प्रकृति ने भूमि प्रदान कर दी, उसमें मनुष्य अपने परिश्रम से बीज बोता है, हल चलाता है, फसलें उगाता है, उनको पानी देता है, तो अपना श्रम मिला के उसमें जो भी वो उत्पादन करता है वो सारा उस मनुष्य का होगा, ये लोक ने कहा। तो ऐसी संपत्ति जो अर्जित करता है वो सारी उसको सुरक्षित रखने का अधिकार है और प्रकृति ने दिए हैं। तो लोक ने भी यही कहा कि मनुष्य को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का प्राकृतिक अधिकार मिला हुआ है। रूसो भी प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास रखता है। उसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक समझौता का पहला वाक्य, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है, यह साबित करता है कि रूसो भी प्राकृतिक अधिकारों का समर्थक है। टॉमस पेन ने भी यह प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन किया है। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों के विकास में प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत ने व्यापक प्रभाव डाला। आर्थिक क्षेत्र में प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन एडम स्मिथ और रिकार्डो जैसे अर्थशास्त्रियों ने किया। तो हमने क्या क्या देखा कि इसके मेन थिंकर्स कौन से हैं, होब्स हो गया, लोक हो गया, रूसो, टॉमस पेन, एडम स्मिथ, रिकार्डो, तो ये सारे हैं, इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया है। और जो फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति थी वो क्रांति क्यों हुई थी कि लोग ये समझते थे कि प्रकृति से हमें जीवन का, स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, तो राज्य है या राजा है वो हमसे ये अधिकार नहीं छीन सकता, तो इसलिए हम हिंसा कर रहे हैं या फिर क्रांति कर रहे हैं ताकि हमें हमारे अधिकार मिल सके। तो ये सारे जो थिंकर्स हैं प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो अगर संक्षेप में एक लाइन में समझना चाहें तो इसका मतलब क्या है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के जो जितने भी समर्थक हैं वो क्या कहते हैं कि अधिकार के लिए राज्य की ज़रूरत नहीं है, हमें ना समाज की ज़रूरत है, अधिकार हम मनुष्य को जन्मजात प्रकृति से मिले हुए हैं, बस ये है सीधी सी बात। अब इसकी आलोचना देखते हैं। पहला, प्राकृतिक शब्द की कोई व्याख्या नहीं है, सर्वमान्य व्याख्या नहीं है, ऐसी कोई व्याख्या नहीं जिसको सब मानते हो। प्राकृतिक शब्द है वो अनिश्चित है, अपरिभाष्य है और अनेकार्थक है। प्रकृति से भिन्न भिन्न लेखकों के भिन्न भिन्न अभिप्राय होते हैं। कुछ लोग प्रकृति का अर्थ संपूर्ण जगत मानते हैं जिसमें अचेतन तत्व शामिल हैं। कुछ उसे जड़ पदार्थों का पर्यायवाची मानकर उसमें चेतन प्राणियों को शामिल नहीं करते। कुछ विचारकों का प्रकृति से तात्पर्य मानव स्वभाव होता है। कुछ लोग प्राकृतिक का अर्थ ईश्वरीय या नैतिक मानते हैं। अन्य लोग प्राकृतिकता से मनुष्य की प्रारंभिक और विकसित समाजपूर्ण अवस्था का बोध कराते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रकृति से क्या मतलब है। कई लोग मानते हैं कि प्रकृति का मतलब है जो हम चारों ओर देखते हैं। कई लोग मानते हैं प्रकृति का मतलब है कि जो मनुष्य का स्वभाव बिना राज्य के था या मनुष्य का नेचुरल स्वभाव होता है वो मानते हैं। कई लोग मानते हैं प्रकृति का मतलब है ईश्वरीय या नैतिक। तो इसका प्राकृतिक का कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। दूसरी आलोचना, राज्य को एक कृत्रिम संस्था इन्होंने माना है। कृत्रिम का मतलब है जो नेचुरली इवोल्व नहीं हुआ, अपने आप लोगों ने मिलकर उसको बनाया है। यह सिद्धांत राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है। यह राज्य के स्वरूप का गलत चित्रण है। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में राज्य जैसी कोई सत्ता थी ही नहीं। यह मत नितांत काल्पनिक है, जबकि मनुष्य सदा से ही राज्य में रहता आया है। और कृत्रिम इन्होंने माना है, इसका मतलब इन्होंने कहा है कि राज्य है वो अपने आप मनुष्य की ज़रूरतों के कारण इवोल्व नहीं हुआ, मनुष्य ने उसको बनाया है। और एक टाइम ऐसा था जब राज्य की ज़रूरत नहीं थी, तब भी लोगों के पास बढ़िया अधिकार थे, तो इसलिए इन्होंने राज्य को कृत्रिम माना है एक तरह से। तो वो सही नहीं, राज्य नेचुरली इवोल्व एक संस्था है। अगला, बिना राज्य के अधिकार संभव नहीं है। जैसे हमने अधिकार चैप्टर शुरू किया था तो समझा था कि अधिकार हैं वो राज्य के द्वारा संरक्षित होते हैं और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। हर किसी मांग को अधिकार का रूप नहीं दिया जा सकता। जो मांग जायज़ होती है, लोक कल्याण में होती है, उसी मांग को अधिकार माना जा सकता है। तो अधिकार है वो समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, तभी वो अधिकार कहलाता है, वरना उससे पहले वो सिर्फ महज बातें होती हैं या फिर एक नियम मान लो। तो इसलिए अधिकारों के संरक्षण के लिए भी राज्य की ज़रूरत है। चौथा, मनुष्य को उग्र व्यक्तिवाद की ओर ले जाता है ये सिद्धांत।
भाई ये सिद्धांत मनुष्य में ये भावना जागृत करता है कि बिना समाज और राज्य के भी मनुष्य के पास अपने अधिकार थे। इससे समाज और राज्य के हितों की उपेक्षा कर व्यक्ति निरंतर स्वार्थ सिद्धि में लगा रह सकता है, जिससे समाज व राज्य का अहित हो सकता है। क्योंकि ये जो थिंकर्स हैं क्या कहते हैं कि बिना समाज और राज्य के भी प्रकृति में मनुष्य को अधिकार मिले हुए थे, वो समाज और राज्य उससे छीन नहीं सकते। समाज राज्य की ज़रूरत नहीं है हमें अधिकारों के लिए, हमें तो पहले से मिले हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि समाज और राज्य का एक तरह से नेग्लेक्ट कर दिया इन्होंने। तो उग्र व्यक्तिवाद का मतलब है कि जिसमें सिर्फ व्यक्ति के बारे में सोचा जाए, व्यक्ति को ही सब कुछ समझा जाए, समाज और राज्य का बिल्कुल नेग्लेक्ट उनको कर दिया। तो ये उग्र व्यक्तिवाद क्यों ले जाता है? बस ये व्यक्ति को सब कुछ बना के छोड़ देता है कि भाई आपके पास पहले से अधिकार थे, आपको ज़रूरत ही नहीं है समाज और राज्य की। तो व्यक्तिवाद तो है लेकिन वो उग्र है। उग्र व्यक्तिवाद ठीक नहीं है, क्योंकि फिर समाज और राज्य की अवहेलना करने से मनुष्य वहाँ पर निवास नहीं कर सकता। 5वां, समाज व राज्य को अधिकारों का विरोधी समझता है। वही ये सिद्धांत में ये दोष भी है कि इसके अनुसार समाज और उसके संगठन को अधिकारों का विरोधी समझा जाता है। रूसो का विचार था कि मनुष्य अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में स्वतंत्र था, लेकिन समाज की स्थापना या राज्य की स्थापना से उसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। रूसो का विश्वास था कि सामाजिक संगठन और सभ्यता के विकास से हमारा नागरिक जीवन पतन के गर्त में चला गया है। तो कहने का मतलब क्या, एक तरह से ये विरोधी समझते हैं। जैसे कोई, हमने एक रूसो की बात की, ये भी प्राकृतिक सिद्धांतों का समर्थक था, जिसका एक सेंटेंस मैंने पहले बताया था कि मनुष्य सर्वत्र पैदा स्वतंत्र होता है, लेकिन अब सारे तरफ वो बंधनों में जकड़ा हुआ है। तो उसका कहने का मतलब क्या था कि जब राज्य समाज ऐसी अवस्थाएं नहीं थी तब मनुष्य स्वतंत्र हुआ करता था। अब ये सब संस्थाएं बन गई, संपत्ति का उदय हो गया, उसके बाद मनुष्य है वो जकड़ा हुआ है। तो एक तरह से ये राज्य और समाज को मनुष्य का विरोधी मानकर चलते हैं, ऐसा समझ में आता है इसका सिद्धांत देख के। लेकिन फिर भी इस सिद्धांत का अपना महत्व है। भाई आलोचक कहते हैं कि ये सिद्धांत केवल कल्पना पर आधारित है और इसमें कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं दिखते, क्योंकि भाई वो ये मान के चलते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में अधिकार थे, इनको आप कैसे व्याख्या करोगे, कहीं लिखे हुए नहीं हैं, वो कोई सर्वमान्य प्राकृतिक शब्द का मतलब नहीं है। तो महज ये अधिकार कल्पना पर आधारित है कि थिंकर्स ने कह दिया कि प्रकृति में अधिकार मिला करते थे। कौन से अधिकार थे? क्या आप लोगों को पता है कोई प्रकृति से हमें अधिकार मिले हैं? हम कह सकते हैं ये बात, तथ्य हम प्रूफ दे सकते हैं इस चीज़ का? नहीं दे सकते। हम सिर्फ कह सकते हैं कि भाई हो सकता है मनुष्य को प्रकृति से ये अधिकार, भाई जीवन जीने का अधिकार है, ये सब मिले हैं, लेकिन इसका हमें पास कोई प्रूफ नहीं है कि प्रकृति ने दिया है। प्रकृति है क्या एक्चुअल में? तो कई आलोचक तो कहते हैं भाई ये कल्पना पर आधारित है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। और किंतु यदि हम प्राकृतिक अधिकारों का अर्थ ऐसे अधिकारों से लें जिन्हें चाहे समाज माने या ना माने, किंतु जिन्हें हम मनुष्य के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक समझते हैं, तो इस धारणा का विशेष महत्व हो जाता है। स्वतंत्रता और समानता के संघर्ष में मनुष्य को जो सफलता मिली है उसका बहुत कुछ श्रेय इस सिद्धांत को है। अमेरिकी स्वाधीनता की घोषणा में प्राकृतिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की एक सर्वव्यापी घोषणा को स्वीकार कर इस सिद्धांत को एक साकार रूप दे दिया है। ठीक है, तो अब आलोचना करने वाले तो कहते हैं कि भाई महज कल्पना की थिंकर्स ने कि प्रकृति में मनुष्य रहता था तो उसको ऐसे अधिकार मिले होंगे, लेकिन इसका अपना महत्व है कि इन अधिकारों को हम देखें और ख़ासकर ऐसे अधिकार जो समाज के हित में हैं, तो फिर इनका महत्व बढ़ जाता है। जैसे जीवन जीने का अधिकार, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो इन्हीं चीज़ों पे हुई थी, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अमेरिकी क्रांति भी स्वतंत्रता के अधिकार पे हुई कि भाई हमें मिलना चाहिए, प्रकृति से हम मनुष्य होने के नाते हमें मिलना चाहिए ये अधिकार। तो कई ऐसी क्रांतियाँ भी हुई हैं इन अधिकारों को लेके। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों में इनको शामिल किया है, तो इसलिए इनका महत्व बढ़ जाता है। अब दूसरा सिद्धांत देखें अधिकारों का, वो है अधिकारों का विधिक या कानूनी सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स। लीगल शब्द से समझ में आना चाहिए कि भाई कानून में जो लिखे हुए हैं, प्रकृति से हमें अधिकार नहीं मिले हैं, राज्य से ही अधिकारों का जन्म हुआ है, राज्य जो कानून बनाकर अधिकार दे देता है वही अधिकार कहलाते हैं। तो आपको एक वर्ड से उसका पूरा सेंटेंस समझ में आ जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा प्राकृतिक अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, तो यहाँ पे प्राकृतिक से आपको समझ में आना चाहिए कि वो प्रकृति की बात कर रहे हैं कि मनुष्य को अधिकारों के लिए राज्य समाज की ज़रूरत नहीं है, प्रकृति से मनुष्य को अधिकार मिले हैं। और जब मैंने यहाँ ये वर्ड लिखा कि विधिक और कानूनी या लीगल, तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि कानून कौन बनाता है? राज्य। भाई प्रकृति में कोई कानून थोड़ी हुआ करते थे। जब मनुष्य आदि मानव था, प्रकृति में रहा करता था, तो क्या उसके पास कोई कानून की बुक थोड़ी थी? पढ़ना लिखना ही नहीं जानता था। तो कानूनों का निर्माण राज्य में होता है, क्योंकि राज्य ही कानून बनाने वाला है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर अधिकारों के कानूनी स्वरूप की बात हो रही है कि
प्रकृति में कोई अधिकार नहीं है, राज्य ने जो बना दिया वही अधिकार है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों की उत्पत्ति वैधानिक व्यवस्था से हुई है। यह सिद्धांत प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के ठीक विपरीत है और अधिकारों को राज्य की सृष्टि मानता है। यानी कि जो प्राकृतिक अधिकार है वो कहता है हमें राज्य की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रकृति से ही मिले हुए हैं। और ये क्या कहता है कि जो अधिकार हैं वो राज्य द्वारा ही निर्मित किए गए हैं। राज्य कानून बनाकर, कानून है तभी तो कानून बनाकर हमारे अधिकारों की रचना करता है। कानून या विधि जो कुछ प्रदान करती है वही अधिकार है, और जो विधि या कानून नहीं बनाता वो अधिकार नहीं है। राज्य के बिना, यहाँ इम्पोर्टेंस में क्या है, राज्य के बिना अधिकारों का उपयोग नहीं किया जा सकता। अधिकार प्रकृति की नहीं अपितु राज्य की देन है। ये मनुष्य को राज्य द्वारा प्रदान किए गए हैं। जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार हम उस सीमा तक प्राप्त कर सकते हैं जिस सीमा तक किसी राज्य के कानून ने उनको स्वीकार कर लिया है। अब स्वतंत्रता, मैंने कहा था कि भाई आप इंडिया की मूल अधिकार देखो तो उसमें क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 में। तो उसमें हम देखोगे 6 स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। हर स्वतंत्रता के बाद कुछ लिमिटेशंस लगाई हुई हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई हमें विचरण करने की या फिर सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, तो सम्मेलन है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। अगर आप कहीं इकट्ठे हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ हिंसा करोगे या फिर वहाँ हथियारों का यूज़ करोगे या आप उपद्रव करोगे। तो शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो, तो आपके पास लिमिटेशंस हैं। जैसे अब किसान आंदोलन हो रहा है तो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, वो उग्र आंदोलन नहीं कर रहे हो। शांतिपूर्ण आंदोलन करने की कॉन्स्टिट्यूशन में आज़ादी है, इसलिए उनको वहाँ से कोई हटा नहीं सकता क्योंकि वो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। हाँ, अगर वो उग्र हो जाते हैं तो वो लिमिटेशन में आ जाता है कि आप उग्र आंदोलन नहीं कर सकते। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि भाई जो भी अधिकार हैं, मान लो प्रकृति ने तो आपको अनलिमिटेड दे दिए होंगे, लेकिन राज्य है वो लिमिट लगा देता है हर अधिकार पे कि आप सम्मेलन कर रहे हो, ये आपका अधिकार है, लेकिन आप शांतिपूर्ण सम्मेलन करोगे, हथियार लेकर जमा नहीं होगे, हिंसा नहीं करोगे। तो ये सब क्या है, लिमिटेशन लगा दी। तो जो राज्य जितनी लिमिटेशन में अधिकार देता है, जितना सीमा तक देता है उतनी सीमा तक हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इनका यही कहना है कि भाई जितना आपको राज्य देगा आप उतना ही अधिकार लोगे, राज्य के बिना कोई अधिकार नहीं है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक अगर देखें हम थिंकर्स की बात करें तो होब्स व ऑस्टिन, ठीक है, ये 2 मेन थिंकर्स हैं। बेंथम ने भी कहा कि उचित अर्थ में अधिकार विधि की ही कृति है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों के 3 प्रमुख पहलू हैं। पहला, राज्य ही अधिकारों का स्रोत है, यानी राज्य से ही अधिकारों का जन्म हुआ है। अतः राज्य के पूर्व या फिर राज्य के बाहर कोई अधिकार नहीं हो सकते। सेकंड, ये तो है पहला, भाई आप, मैंने कहा ना, कानूनी वर्ड देखते ही समझ जाओ कि इसमें राज्य द्वारा कानून बनाकर अधिकार दिए जाते हैं। दूसरा, राज्य अपने साधनों से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो अधिकारों की रक्षा कौन करता है? राज्य। पहला, राज्य अधिकारों का निर्माण करता है, फिर वही राज्य अधिकारों की रक्षा करता है। जैसे मैंने बताया था कि राज्य ही अधिकारों का संरक्षक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मतलब किसी व्यक्ति द्वारा या फिर राज्य के द्वारा, जैसे मेरे प्राकृतिक अधिकारों पर चोट पहुंचाई जाती है तो मैं सीधा उच्चतम न्यायालय जा सकती हूं। तो ये क्या संरक्षण दिया हुआ है, तो राज्य ही अधिकारों की कारक संरक्षक है। तीसरा, ये अधिकार हैं ये गतिशील होते हैं। कानून में परिवर्तन हुआ तो अधिकारों के रूप में भी परिवर्तन होता रहता है। जैसे पहले जीवन का अधिकार था हमारे आर्टिकल 21 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने टाइम पे अपने जजमेंट्स में उस अधिकार को विस्तार देकर, सिर्फ पहले जीवन जीने का अधिकार था, आज उस जीवन जीने के अधिकार में है कि आपको स्वच्छ वातावरण का भी अधिकार है, स्वच्छ जल का भी अधिकार है, आपको ना बोलने का भी अधिकार है आपको। जिससे तो ये कि सब, जैसे भाषण की स्वतंत्रता में है कि आपको मौन रहने का भी अधिकार है। अगर आप नहीं चाहते बोलना तो आपको ज़बरदस्ती कोई नहीं बुला सकता। तो ये सब छोटे छोटे क्या है कि टाइम चेंज हुआ, इलोब्रेशन हुआ, ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हुआ, लोग जागरूक हुए, तो लोगों ने कहा कि भाई हमें स्वच्छ वातावरण, जैसे स्वच्छ वातावरण का अधिकार क्यों दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा था। इस टाइम की मांग थी कि पोल्यूशन कम हो, इंसान को स्वच्छ वातावरण का अधिकार मिले, तो ये भी मूल अधिकारों में जोड़ा गया। तो ये सब क्या है कि कानून में टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो अधिकारों में भी चेंज होगा। तो ये 3 बातें ये लोग कहते हैं। ठीक है, अब इसकी आलोचना देखते हैं। अधिकार समझ लिया, अब इसकी देखते हैं इसकी आलोचनाएं क्या क्या है। इसकी पहली आलोचना है,
राज्य है वो अधिकारों का जन्मदाता नहीं है, अपितु रक्षक है सिर्फ। अधिकारों का निर्धारण राज्य के कानूनों। अब इसकी आलोचना आप ये ध्यान में रखो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो थिंकर्स इसकी आलोचना कर रहे हैं वो भी 100% करेक्ट हों, क्योंकि इसकी आलोचना मैं और आप नहीं कर रहे, दूसरे थिंकर्स कर रहे हैं जिनको ये अधिकार काटना था या फिर अपना अधिकार देना, अपना सिद्धांत देना था, सॉरी अधिकार की जगह सिद्धांत। भाई जैसे आज कोई सिद्धांत चल रहा है किसी थिंकर का, अब मैं मेरा नया सिद्धांत बनाती हूँ और मैं चाहती हूँ वो पॉपुलर हो, तो क्या करूँगी, इसके सिद्धांत में कमियाँ निकालूंगी, उसके बाद मैं मेरा सिद्धांत दूंगी। तो ये थिंकर्स क्या हैं, एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि किस सिद्धांत में क्या क्या कमियाँ हैं। तो दूसरे जो थिंकर्स उन्होंने क्या कहा कि भाई राज्य है अधिकारों का जन्मदाता नहीं है, सिर्फ राज्य का अधिकारों का रक्षक है। अधिकारों का निर्धारण राज्य के कानूनों द्वारा होता है। हॉकिंग ये पूछते हैं कि क्या कानून रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को अधिकार बना सकता है। लोस्की ने तो यहाँ तक लिखा है, लास्की ने तो, कि अधिकार राज्य की स्वीकृति सीमा से बाहर है। राज्य अधिकारों को बनाता नहीं है, वह केवल उन्हें मान्यता प्रदान करता है और उनकी रक्षा करता है। दूसरा क्या कहते हैं कि राज्य की निरंकुशता के पोषक है ये सिद्धांत। भाई ये आपने मैंने बताया उससे पता चल रहा है कि इन्होंने क्या कहा, सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य ही जो देगा वही अधिकार है, उससे बाहर कुछ नहीं है। एक सेंटेंस में अगर आप याद रखो तो कानूनी अधिकार का मतलब है कि राज्य ने ही जन्म दिया है उन अधिकारों को, राज्य जितना मानेगा उतने ही अधिकार हमें मिलेंगे, राज्य जब चाहेगा तब ले भी लेगा। तो इससे क्या है, राज्य को उन्होंने निरंकुश बनाया है। निरंकुश का मतलब बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पावर दे दी राज्य को, तो राज्य अब कुछ भी कर सकता है। तो राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए लोगों को, तो फिर इससे क्या होगा, राज्य स्वेच्छाचारी बन जाएगा, निरंकुश बन जाएगा, जो हम स्वीकार नहीं कर सकते। तीसरा, विधि है वो अधिकारों का स्रोत नहीं है। जो इन्होंने कहा ना कि राज्य कानून बनाकर अधिकार देता है, कानून अधिकारों का स्रोत नहीं है, केवल और भी चीज़ें अधिकार बनाती हैं। जैसे किसी कंट्री की कल्चर अलग है, किसी की कल्चर अलग है, किसी कंट्री में कोई नियम परंपरा रीति रिवाज चल रहे हैं, तो वहाँ के अधिकारों में देखना उनका रीति रिवाजों का परंपराओं का फ़र्क पड़ेगा। किसी कंट्री में जैसे अब अपने देखो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं, तो हमें धार्मिक सहिष्णुता को हमने मूल अधिकार में शामिल किया है। हो सकता है कोई कंट्री में एक ही धर्म हो, जैसे मुस्लिम धर्म है, तो उनको ज़रूरत नहीं है धार्मिक सहिष्णुता की, तो वहाँ ये अधिकार होगा नहीं, या फिर वो देने नहीं देंगे कि भाई हम तो मुस्लिम धर्म को ही मानेंगे तो हमें सहिष्णुता का अधिकार देना नहीं है। तो इसलिए सिर्फ कानून नहीं, रीति रिवाज परंपराएँ ऐतिहासिक जो रूढ़ियाँ हैं उनका भी कानूनों पर प्रभाव पड़ता है, अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अधिकार है वो सिर्फ लिखित कानून नहीं है, जबकि अभ्यास का और परंपरा पर ज़्यादा आधारित है। चौथा, इन्होंने नैतिक पहलू की उपेक्षा की है। कानूनी सिद्धांत अधिकारों के नैतिक पहलू को बिल्कुल भुला देता है। अधिकार में केवल वैधानिक तत्व नहीं, नैतिक तत्व भी रहते हैं। जैसा कि लॉर्ड ने लिखा है कि एक प्रकार की नैतिक व्यवस्था अधिकारों की पूर्ण धारणा के लिए आवश्यक है। उसके बिना शक्ति, प्रभाव, दावे और प्रयास हो सकते हैं, लेकिन अधिकार नहीं हो सकते। तो नैतिकता का मतलब क्या है कि अधिकार हो वो जन कल्याण के लिए हो, सबको स्वीकृत हो और अच्छा हो। इसने कह दिया जो कानून बनाकर अधिकार दे देंगे वही अधिकार है। तो इन्होंने ये नहीं लिखा कि अधिकार है, कानून है वो भी अच्छे होने चाहिए। ऐसे तो हो सकता है राज्य कानून बनाकर भ्रष्टाचार को ही अधिकार बना दे, तो ये क्या है, लेकिन ये नैतिक रूप से सही नहीं है। भाई आपका मन नहीं मानता कि भ्रष्टाचार, आपका ज़मीर गवाही नहीं देता। जिन चीज़ों के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कि मेरा ज़मीर गवाही नहीं दे रहा, या मेरी आत्मा नहीं मान रही, या फिर भगवान देख रहा है, वो सब क्या नैतिक चीज़ों में आता है। तो इसलिए कि अधिकारों के पीछे नैतिक बल भी होना चाहिए। ये नहीं कि महज कानून बनाकर राज्य ने जो अधिकार बना दिए वही अधिकार है, नैतिक रूप से भी वो सही होने चाहिए। तो ये भी इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। तो फिर इसका महत्व है, ये सिद्धांत दोषपूर्ण है, फिर भी इसमें इस सत्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि राज्य से अलग अधिकारों की कल्पना करना असंभव है। किसी मांग को अधिकार कहलाने के लिए कानून की स्वीकृति आवश्यक होती है, और ये स्वीकृति राज्य द्वारा ही प्रदान की जाती है। तो भाई हमने ये तो कह दिया कि भाई इन्होंने राज्य को सब कुछ मानना है, स्वेच्छाचारी बना रहे हैं कानून, लेकिन इस बात को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि भाई आज हम रह रहे हैं तो हमारे आसपास समाज है, राज्य है, हमें हर नियम राज्य से मनवाना पड़ता है। भाई जो राज्य मानेगा वही नियम लागू होंगे राज्य में। ऐसे तो आप कोई भी मांग कर लो, आपकी जायज़ होंगी। तो अब जैसे किसान हैं, कानून बना दिया उन्होंने किसान बिल को लेकर, वो मांग कर रहे हैं, तो मांग जब तक उनकी मानी नहीं जाती तब तक वो क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम कि वो मांग कर रहे हैं, और जिस दिन उनकी मांगें मान ली गई तो वो नियम बन जाएंगे। तो मांगता कौन है, राज्य या फिर जो सत्ता में है वो। तो
इसीलिए जब भाई आप ये तो कह सकते हो कि अधिकारों का जन्मदाता राज्य नहीं है, सब कुछ राज्य नहीं है, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि हम राज्य में रह रहे हैं तो राज्य द्वारा अपनी जो मांगे मानी जाएंगी, उसके बाद ही वो अधिकारों का रूप लेंगी। तो अगले लेक्चर से हम और अधिकार के सिद्धांत हैं वो देखेंगे।